नमस्कार, स्पेशल डिबेट में आप सभी का स्वागत। न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है मोदी के प्रहार, विपक्ष लाचार। यह मुद्दा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी समर के बीच न्यूज 18 नेटवर्क को सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लगाकर के मुस्लिम आरक्षण तक समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी, उन मुद्दों पर भी जिन मुद्दों पर आम आदमी जानना चाहता था। आम आदमी के सवालों को न्यूज 18 नेटवर्क ने रखा इस इंटरव्यू में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया, खुल करके जवाब दिया। पीएम मोदी ने ईडी, सीबीआई समेत जुड़े मुद्दों पर भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में संघर्ष छिड़ा रहा। कांग्रेस ने इस दौरान कांग्रेस को लेकर के पीएम मोदी ने कहा इंटरव्यू में कि देश ने देखा कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किस तरह से कांग्रेस के जमाने में हुआ, और इसी मुद्दे पर हम आज सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास पैनल भी मेहमानों का जुड़ रहा है। पीएम मोदी का कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर निशाना। पहले राउंड में विपक्ष पस्त, दूसरे राउंड में ध्वस्त। पीएम ने विरासत टैक्स, मुस्लिम आरक्षण समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। पूरी तरह मुस्लिम लिपि छाप। पीएम ने ईडी, सीबीआई से जुड़े मुद्दों पर दिया जवाब। अगर ईडी, सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी, सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है। मोदी ने कहा राजस्थान में कांग्रेस में छिड़ा रहा भीतरी संघर्ष। कांग्रेस बोली देश ने देखा है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। हम जो मुद्दे उठा रही है बीजेपी, वो बातें कहीं है ही नहीं। मोदी की प्रहार, विपक्ष लाचार। तो चुनावी समर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें पीएम मोदी ने आम लोगों के सवालों के जवाब भी दिए, जो सवाल आम आदमी के मन में इस वक्त उठ रहे थे चुनावी समर के बीच में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लगा करके तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, राम कुमार वर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिथिलेश जैमिनी साहब आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक विषयों पर अपनी बात रखी है और न्यूज 18 नेटवर्क, जो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, चुनावी समर के बीच में प्रधानमंत्री का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू, और ऐसे जो मुद्दे जैमिनी साहब जिनको लेकर के आम आदमी के मन में सवाल थे, उन सवालों को भी समाहित किया गया। प्रधानमंत्री ने उन पर भी अपनी राय रखी। देश की जीडीपी से लगा करके प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि क्या उनका विजन है। आप इस पूरे इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और विकसित भारत के लिए जिन चीजों की दरकार है, उस पर खुलकर आने वाले समय में बनने वाली सरकार के विजन को रखा और आम आदमी को यह बताया कि अगर हमारे सामने जो लड़ रहे हैं उनके मंसूबे क्या हैं, उनके खतरनाक मंसूबे क्या हैं। पर्टिकुलर रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बात कही कि आरक्षण को, मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए पहले महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कोशिश कर चुकी है, आंध्रा में 4 बार कोशिश कर चुकी है। तो कहीं न कहीं जिस विपक्ष जिसको वेपन बनाकर गलत ढंग से पेश कर रहा था अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर कि आरक्षण समाप्त करने का, उसका बहुत माकूल जवाब दिया। इसके अतिरिक्त जो सबसे अहम बात है कि आप आर्थिक सर्वे और जातिगत जनगणना की बात के साथ साथ जो आपके मंगलसूत्र और घरों में रखी संपत्ति का एक्सरे कराने की जो बात है, वो बड़ी शिद्दत के साथ रखी। और साथ ही जो ईडी और सीबीआई का मिसयूज करने के लिए बार बार कांग्रेस कहती है
कि अचानक लॉन्ड्री है इसमें डालोगे सब क्लीन हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। और दूसरा कहा कि 2014 के पहले ईडी और सीबीआई का किस तरीके से बेजा दुरुपयोग करती थी कांग्रेस, और अगर ईडी सीबीआई से ही सरकार बन रही होती तो पहले ही बना लेती कांग्रेस सरकार, हमें आने ही नहीं देती। इसका मतलब मोदी जी ने साफ कर दिया कि कहीं न कहीं उनका जो विजन है, वो जो विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, वो उन्होंने साफ किया है। और राजस्थान की जो सबसे बड़ी टिप्पणी की है, जो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि सचिन पायलट नहीं गए वैभव गहलोत के प्रचार में, सचिन पायलट नहीं गए हनुमान बेनीवाल के प्रचार में, सचिन पायलट नहीं गए गुर्जर बहुल सीट भीलवाड़ा में, अजमेर में जहां के वो एमपी रहे, और जहां से दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे थे राजसमंद, वहां नहीं गए। इसका मतलब राजस्थान में दो भागों में बटी हुई कांग्रेस थी। सचिन पायलट गए अनिल चोपड़ा के, करण सिंह उचियाड़ा के, और मुख्य जो दौसा के एमएलए हैं मुरारी मीणा के, और टोंक सांसद लड़ रहे, टोंक से सांसद का चुनाव लड़ रहे हरीश मीणा के। यानी पूरी तरह कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। जो पिछले 5 साल पहले हमने देखा था नजारा, जो मानेसर जाने के बाद में, हालांकि मानेसर कांड में सचिन पायलट केवल 19 एमएलए लेके गए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने, जो लोकेश शर्मा ने बेबाकी से कहा कि इस पटकथा के लेखक, संपादक और जारीकर्ता अशोक गहलोत थे। सरकार गिराने के लिए 45 एमएलए की जरूरत थी, वो केवल 19 लेके गए थे। लेकिन जिस तरीके से अपने बेटे की हार को पचा नहीं पाए अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत, और जिस तरीके से फोन टेपिंग की उसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर लीक, वो जो राजस्थान का सबसे बड़ा कलंक है, वो जो राजस्थान के युवाओं के सपनों को नेस्तनाबूद कर गया। 26 लाख युवाओं ने रीट की एग्जाम दी, और तत्कालीन जो आजकल एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा था रीट तो महोत्सव है, कोई रीट की चीट की बात करेगा तो उसे अरेस्ट कर लेंगे। जब जांच हुई तो पता चला कि रीट के दोनों पेपर आउट थे। जयमिनी साहब, वापस आपके पास आता हूं। एक एक कमेंट, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए। आपने बहुत विस्तार से बताया कि उन लोगों को उन सवालों के जवाब जरूर से मिल गए होंगे जो देश के आम आदमी के मन में सवाल थे। और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि गुमराह किया जा रहा है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू के माध्यम से मुद्दों पर भी बात की, ना केवल अपने घोषणा पत्र को लेकर के विजन सामने रखा, बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी बात की। उन्होंने विकास को लेकर के भी बात की, उन्होंने अपना विजन भी बताया, यह भी बताया कि कैसे सरकार ने 10 साल में क्या कामकाज किया है। तो पोद्दार साहब, आप ही के पास आता हुआ, इन सवालों के जवाब उन लोगों को जरूर मिल गए होंगे प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू के बाद में। न्यूज 18 जो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, चुनावी समर में यह सबसे बड़ा इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे लगता है कि तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछा जा रहा, ईडी सीबीआई को लेकर के उनका रुख क्या है, विकास को लेकर के उनका रुख क्या है, मुद्दों से गुमराह कर देते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। जी पोद्दार साहब। हेमंत जी, सर्वप्रथम तो न्यूज 18 और आपके जो राहुल जी और उनकी जो टीम थी जिन्होंने ये इतना बड़ा मेगा इंटरव्यू किया, मैंने प्रधानमंत्री जी का इससे लंबा इंटरव्यू आज तक कहीं नहीं देखा, ना कहीं इंटरव्यू देखा है, नहीं कहीं भाषण देखा है। और जिस तरीके से आपकी टीम और राहुल जी ने हर एक चीज को, आप ये समझ लीजिए, उधेड़ उधेड़ करके उन्होंने पूछा है प्रधानमंत्री जी को, और उनका जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सवाल के अंदर ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं अटक रहे हैं या कहीं भटक रहे हैं या कहीं भरमा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारे धागे खोले हैं, आप ये मान के चलिए, मैं आप सबसे पहले तो आपकी टीम, आपके चैनल और विशेषकर राहुल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिस तरीके से ज्वलंत मुद्दों के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की, जिसको कहते हैं एक ऑडिट की है, मैं तो इसको इंटरव्यू नहीं कहूंगा, मैं इसको ऑडिट कहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने एक तरह का ऑडिट किया है और देश को यह चीज दिखाई है कि तमाम जो मुद्दे हैं जो आज लोगों के मन में सवाल थे, उनका जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से स्पष्ट जवाब लिया। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, चाहे वो करप्शन का मुद्दा है, चाहे वो मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजने का मुद्दा है, ईडी सीबीआई का मुद्दा है, चाहे जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा है, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई मुद्दा आपकी टीम ने वहां पे छोड़ दिया हो कि जो लोगों के मन में सवाल हो जिसका जवाब ना मिला हो। तो ये बहुत सबसे पहले बहुत साधुवाद। और दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से चुनाव के अंदर एक राजनीतिक रूप से भरमाने की और समझाने की जो राजनीति चल रही है,
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के आपके टीवी चैनल के ऊपर दिए हुए इतने बड़े मेगा इंटरव्यू के अंदर मेरे हिसाब से जनता को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ये सरकार केवल राष्ट्र के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है, बिना रुके, बिना झुके और बिना समझ लीजिए भटके ये सरकार काम करती रहेगी। और प्रधानमंत्री जी का सीधा सा संदेश था कि 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और अगले 5 साल के कार्यकाल के अंदर उनको भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए जिस तरीके से आर्थिक मुद्दों के ऊपर भी उन्होंने बताया कि मुझे 11 नंबर की अर्थव्यवस्था मिली थी और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे लेकर के आए। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि एक झटके में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा यह सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया चलती रहेगी और अगले कार्यकाल के अंदर 2029 से पहले हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। वास्तव में आप ये मान के चलिए कि जब मैं टीवी के अंदर आपका इंटरव्यू देख रहा था हेमंत जी, तो पलके झपकाए बिना टीवी देखने का मन कर रहा था। और इतना शानदार और इतना निष्पक्ष इंटरव्यू की, जिस तरीके से ऐसा लगा नहीं कि आपकी टीम इतने बड़े नेता जो वैश्विक रूप से एक नेता है उनके सामने टीम बैठ करके सवाल जवाब कर रही है, बल्कि आप यूं कहें कि कुछ सवाल तो ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई पत्रकार इतना निर्भीक भी हो सकता है, इतना निष्पक्ष भी हो सकता है कि इतने कड़वे सवाल पूछ रहा हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल शालीनता से और संवेदनशीलता से तमाम सारे के सारी चीजों का जवाब दिया और मुझे लगता है कि देश को तमाम सवालों के जवाब इस इंटरव्यू से मिल गए होंगे। जी प्रतीक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बात कांग्रेस को विकास के नाम पर करनी चाहिए थी, आप उसे एक तुष्टीकरण की तरफ ले जाते हुए चुनाव में दिखाई देते हैं। प्रतीक जी, किसी भी सभा के अंदर जाएं वहां झूठ बोलते हैं, वो कोई इंटरव्यू के अंदर जाएं वहां झूठ बोलते हैं। और साथ ही साथ जो मिथिलेश जामिनी जी ने कहा, मैं मिथिलेश जामिनी जी को भी चैलेंज करके बोलता हूं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र और प्रॉपर्टी छीनने का लिखा हुआ है। ऐसा ये पढ़ करके अगर कहीं भी बता देंगे तो अभी मैं घुटने के बल बैठ करके माफी मांगूंगा। दूसरी बात, पोद्दार साहब तो बड़ा महिमा मंडन कर रहे थे कि निर्भीक होकर के सवाल पूछ लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी बात कर ली और सारा खाका रख दिया। तो उस बात पे बात क्यों नहीं हुई या क्यों जवाब नहीं दिया है, क्यों सवाल नहीं पूछा गया कि वादा किया था 2014 के अंदर कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा। क्या हुआ आज 10 साल बाद? क्या है उसकी प्रोग्रेस? 0 बट्टे सन्नाटा। उन्होंने वादा किया था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल मिलेगा, उसका क्या हुआ? 0 बट्टे सन्नाटा। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, उसका क्या हुआ? 0 बट्टे सन्नाटा। उन्होंने बोला था किसान की आय दुगनी कर देंगे और सरकार ये कहती है कि सरकार का जो NSSO है कि सरकार जो किसान की आय है वो 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। उसके बाद ये ऑडिट, अगर ये जिस तरीके से पोद्दार साहब कह रहे थे कि मोदी जी का ऑडिट था, तो ऑडिट की ये रिपोर्ट तो पेश ही नहीं की गई, वो बताते। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला ईडी और सीबीआई। तो ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किस तरीके से किया गया, ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब काला चिट्ठा खुला तो उसके सामने आ गया। ईडी भेजो चंदा लो, सीबीआई भेजो चंदा लो, चंदा दो धंधा लो, सारे करप्शन। और उसके बाद आज एक और रिपोर्ट आई है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन दी गई हिंदुस्तान में बड़े लेवल पे, जिनसे चंदा भी लिया गया था 52 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, उससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, जो अपने ब्लड क्लॉट जमने की बहुत सारी आशंकाएं हैं, उससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। बीजेपी, आप ये कहते थे प्रतीक जी कि कहां विकास की बात साल का कामकाज क्यों नहीं रखते हैं? प्रधानमंत्री ने बताया इंटरव्यू में कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के राज में बैंकों को राष्ट्रीयकरण के नाम पर लूटा गया। उन्होंने ये बताया कि उनके समय में 92 करोड़ जनधन खाते खोले गए। उन्होंने ये बताया कि 36 लाख करोड़ रुपए इन जनधन खातों के माध्यम से ही देश के आम आदमी तक डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के जरिए किया गया। ये अगर जनधन खाते नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती। मैं आ जाऊंगा, पूरी बात कर लीजिए प्रतीक जी, कंप्लीट कर लीजिए।
हाँ हेमंत जी, मैं इसी पे और जल जीवन मिशन को मैं थोड़ा सा माफी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ। जल जीवन मिशन को लेकर के सुन लीजिए सर, जल जीवन मिशन को लेकर के 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घर में नल से जल का उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था, वहां तक हम लेकर के गए। ये अलग बात है कि कांग्रेस के शासन में जल जीवन मिशन में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। प्रतीक जी बोलिए, बोलिए तथ्यों को सुनो, बोलिए प्रतीक जी, जवाब बोल दीजिएगा। प्रतीक जी सच्चाई तो सुनो। ये कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था काम बना नहीं दी, चलेगा। ये हो गया है। मैं कह रहा हूं हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 144वें नंबर पर क्यों है? क्यों अमीर और अमीर होता जा रहा है? क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा है? अगर देश समृद्ध हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो गरीब को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों देश में 80 करोड़ लोगों को, क्यों 80 करोड़ लोगों को इनकम को लेकर के प्रधानमंत्री ने बताया 55 लाख कि करोड़ 2014 से 19 तक 30 से 37% तक, और उसके बाद में 2024 में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 42% तक पहुंच गई। 1998 में प्रति व्यक्ति जीडीपी 30% थी, 2004 में कैपिटा इनकम के अंदर प्रति व्यक्ति जीडीपी 35% थी। लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, तो गरीबी बढ़ी नहीं है, तो क्या हुआ? थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। सर्वे आता है कि जो हाउस होल्ड इनकम है, जो बचत है, वो कम हुई है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब उसके बाद में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है झूठ बोलना, जोर से बोलना, बहुत तेज बोलना, झूठ और जुमला मोदी की गारंटी रह गई है। और उस इंटरव्यू के अंदर भी यही निकल कर क्या है। प्रतीक जी ठीक है, राजकुमार जी हमारे साथ, रामकुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। रामकुमार जी, कांग्रेस अभी भी ये पूछ रही है कि उन मुद्दों का क्या हुआ? काला धन पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जी हेमंत जी, पहले तो मैं आपको न्यूज़ 18 पर जो इंटरव्यू आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके प्रत्येक सवाल का जवाब भी दिया। इनके सवाल का जवाब देने का तो है कि सवाल है ही नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है, लेकिन जनता को स्पष्ट बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर चली और चल रही है और चलेगी, उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे मित्र कांग्रेस के प्रदीप जी, आप यह बोल रहे हैं, इनको क्या झूठ बहुत पसंद आती है कि झूठ बोलो, चिल्लाओ, भटकाओ, भ्रमित करो, लेकिन तथ्यों पर ये कभी बहस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जिस पार्टी के पास में नीति आप सुनिए, मैंने आपको सुना है, इनको ये नहीं देखा कि इन्होंने जब 55 करोड़ जनधन के अकाउंट खुले, तो आपके जमाने में इनसे पूछिए कि जब 1 रुपए में 15 पैसे लोगों को मिलते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन अकाउंट तो खोले ही खोले, करीब 52 करोड़, लेकिन डीबीटी और आधार कार्ड मोबाइल से करके 36 लाख करोड़ जन कल्याणकारी योजनाओं को। आप सुनिए प्रतीक जी, क्या ये वास्तविक, आप इसको सुनिए, 36 लाख करोड़ 172 योजनाओं का पैसा डायरेक्ट 100% जो मिला। प्रतीक जी आप करिए, ये क्या सच नहीं है क्या? आपको मालूम होना चाहिए। आप 80 करोड़ की आप सुनिए घाटा, आप तो ये सुनिए, आपको मालूम होना चाहिए जनधन अकाउंट खाते के अंदर 3 लाख करोड़ बचत के खाते में लोगों के जमा है। उससे न केवल उनकी बचत हुई है, मैं रिजर्व बैंक का आज भी रहा हूं, आपको पढ़ो, उनको डाटा को देखो कि कैसे मनी सर्कुलेशन होता है। आप सुनिए प्रतीक जी, सुनिए, मैंने आपकी 100, मैं ये कहूं कि 101% जो झूठ के आधार पर आपके स्टेटमेंट है उसको भी सहना। लेकिन आप सुनिए, आप तो ये देखिए कि 25 करोड़ जनता को आपने 57 वर्ष तक, सुनिए आप सुनिए एक बार, भूल जाओ, अरे आप सुनोगे नहीं, आप महंगाई 370 धारा को क्या वापस लेने का आप सोच रहे हैं? क्या हुआ आपने देश के सामने, अरे महंगाई, हाँ वो सुनिए आप, रामकुमार जी मैं वापिस आ रहा हूँ आपके पास में। प्रतीक जी, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, आप बार बार ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब दिया कि ईडी सीबीआई से अगर चुनाव जीते जाते हैं तो 2014 में कांग्रेस क्यों आती है? प्रतीक जी, कंपनियां भेजी और चल रही है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ नजर आ रहा है। आपके समय में आप बात कर रहे थे योजनाओं की, अभी आप चुनौती दे रहे थे, अभी आप चुनौती दे रहे थे। मुझे आप बताइए, जल जीवन मिशन, सुनिए तो सर, जल जीवन मिशन में घोटाला राजस्थान में किसने किया सर? प्रतीक जी, आपकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ तो जांच क्यों नहीं हुई? बताइए, एक घोटाला बताओ। अगर घोटाला हुआ तो जांच क्यों नहीं हुई? 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए सरकार, लेकिन आपको बताइए क्या जांच हो गई? कौन से कांग्रेस के नेता उसके अंदर आपने बताइए 70 लाख युवाओं को आप बता दीजिए, अगर घोटाला हुआ के 3 महीने से ज्यादा हो गए समय,
ये सरकार बने हुए राजस्थान के अंदर 100 से अधिक अंदर गए हैं और जांच आज चल तक रही वो है, संरक्षक चल रही है हैं। जांच। अरे संरक्षक है, वो भी आ रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूं। जमीनी साहब, जमीनी साहब वो आपको चुनौती बीजेपी दे रहे में हैं कि मैं ये आप कह जिन रहा मुद्दों हूं का कि जिक्र कर रहे प्रतीक जी हैं सुनने का वो जज्बा रखो, प्रतीक जी आपको सच्चाई चुनौती दे को रहे हैं कि सुनो। अगर हो जाए तो वे देश अभी की माफी जनता मांग जान लेंगे। चुकी है। एक जमीनी चीज साहब, को देखिए, प्रधानमंत्री एक टिप्पणी जी ने बस। भी खुद क्लियर किया है जो और हम कांग्रेस का घोषणा पत्र है जी। उसमें साफ कहा गया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम जिनके पास संपत्ति है उसको बराबर में बांटेंगे। जी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मोदी जी ने कहा, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, आपसे बात करा दे, मेरे बात जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि केवल राष्ट्रवाद, केवल का समान नागरिक संहिता, धारा 370 और राम मंदिर पर चुनाव लड़ रही है, उसका आज इस इंटरव्यू में माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने आधी आबादी के किस तरीके से आंसू पहुंचे हैं। पहले शौचालय जाने के लिए गांव में मैं पैदा हुआ हूं, महिलाएं इंतजार करती थी, वो जो घर घर शौचालय बनाए हैं जिससे सोच बदली है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट काम किया है, जो उज्ज्वला गैस योजना दी है और हर घर नल दिया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपए मिलते हैं उससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है। नीति और रीति है, तमाम चीजें हैं। हेमंत जी, मेरी चुनौती अगर ये स्वीकार करें तो इन्होंने मंगलसूत्र की बात कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण जो है उससे आरक्षण में कोई कटौती नहीं हुई। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनहेरिटेंस बिल जो विरासत का कानून है उसका भी मोदी ने स्पष्ट किया कि वो हम नहीं लाएंगे। आप सुनने के वो लिए तो तैयार हो कम 1985 से कम। में राजीव गांधी ने इसलिए खत्म किया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो नीति निर्देशक 85% तत्व हैं, टैक्स लगाया था। उनमें लेकिन प्रतीक जी, जो नीति लेकिन निर्देशक प्रतीक जी ने तत्व उस हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया जो प्रतीक जी जो ने। जमीनी साहब आपने उठाए थे कि सचिन पायलट जो है हनुमान बेनीवाल का प्रचार करने क्यों नहीं गए, वैभव गहलोत का प्रचार करने क्यों नहीं गए, राजसमंद क्यों नहीं गए, उठाएंगे। सचिन पायलट के बाद में कार्यकर्ता ने इनके नेता और ये आपके भीतर हेमंत जी, मैंने पूछा कि कहां लिखा हुआ है, चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए, कहां लिखा हुआ है? मुझे मिथिलेश जी इस बात का जवाब दे, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। मिथिलेश जी मुझे इस बात का जवाब दे, कहां लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र उतरवाले की बताइए, कहां लिखा हुआ है प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ये बता दीजिए। चलिए, इन्होंने बोला प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? पेज नंबर बता दीजिए, खोल के बता दीजिए अगर आपके पास हो। मैं चुनौती देके कह रहा हूं, आप झूठ बोलिए, आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप ऐसे झूठ मत बोलिए। आपके कांग्रेस के चलिए मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। पौदार साहब, एक आपकी लास्ट टिप्पणी के साथ ही हम खत्म करेंगे। पौदार क्या साहब बोल रहे हैं, किस बात का एक्सरे कराना चाह रहे हैं? अरे आपको 57 वर्ष आप जैसे लोग और ज्यादा बढ़ सकते। आपके चैनल ने न्यूज 18 ने इस देश की 140 करोड़ लोगों के लिए ये इंटरव्यू किया था और जो 1400 कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जिनको कोई भी इंटरव्यू कहीं कभी भी समझ में नहीं आएगा, तो ये उनके लिए नहीं था, ये 140 करोड़ लोगों के लिए इंटरव्यू था जो आपके चैनल ने किया और आपके चैनल ने दिखाया और लोगों ने जिन्होंने देखा उन्होंने अपने आप इस चीज का निर्णय कर लिया होगा। कुछ लोगों की नियति ऐसी होती है कि जिनको अगर सोने में भी तोल दिया जाए वो कहेंगे कांटा तो लोहे का था, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। तो अब ऐसे लोगों का कोई उपाय नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं। सुने जब नहीं नहीं सुनने को तैयार नहीं है, बौखलाए हुए, अब हताशा निरता है, तथ्यों पर बात करेंगे नहीं। तथ्यों पे बात कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं क्या काला धन का हुआ, कहां चला गया काला धन? चलिए, बहुत आभार, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है और न्यूज 18 ने जो सवाल किए, आम आदमी के सवाल, विपक्ष के भी सवाल और जो सवाल इस वक्त चुनावी रण में देश के भीतर उठ रहे थे, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने जवाब दिए। उम्मीद है कि देश के हर आम नागरिक को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। नमस्कार।